हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा क्लासेस। तो ये स्टूडेंट्स आप सबके लिए वीडियो है, वो वाले स्टूडेंट जो क्लास 10th में पढ़ते हैं और आईसीएसई बोर्ड को बिलोंग करते हैं और जिन्होंने इकोनॉमिक्स अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया हुआ है। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं डिमांड। एंड डिमांड के काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस वीडियोस में कर रखे हैं। आज हम आगे करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले मैंने क्या किया है उसे मैं एक बार जरा रिवाइज कर देती हूँ। अभी जो मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, ये आपकी बुक का ही पीडीएफ है, जो प्रिस्क्राइब्ड बुक बाय द सीआईएससी बोर्ड है। हमने इससे पहले की क्लासेस में क्या किया, हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। तो डिमांड का मतलब होता है जहां पर विलिंगनेस एंड परचेजिंग पावर दोनों प्रेजेंट रहता है, एंड एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्राइसेस डिमांड अलग अलग हो सकती है। तो जब भी हम डिमांड की बात करते हैं, हम हमेशा उसे एसोसिएट करते हैं विद द टाइम पीरियड एंड प्राइस। फिर हमने देखा था व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द डिमांड, ये हमने एक्चुअली पहले कर लिया था। और उसके बाद हमने देखा था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, लाइक जैसे हमारे पास हो सकती है जॉइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, डिराइव डिमांड, एक्सेट्रा। एंड उसके बाद हमने देखा था इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड अपने आप में बड़े टॉपिक्स है, क्योंकि इसके अंदर हमको इंडिविजुअल डिमांड कर्व जिसे हम एंड शेड्यूल भी देखना था, और उसके साथ साथ ही मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व भी पढ़ना था। पिछली क्लास में हमने क्या करा था, पिछली क्लास में हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखा था। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व और आगे के कई सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज चेक इन द प्लेलिस्ट आपके लिए बनाकर रखी गई है। आपको अगर प्लेलिस्ट कहाँ से रीच करना है नहीं मालूम है तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगी, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का काम हमें करना है दैट व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इनफैक्ट हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मेरा एक दूसरी फाइल, जहां पर मैं आपको मार्केट डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल दोनों बना करके बताऊंगी। अच्छा, डिमांड शेड्यूल क्या होता है? अगर अभी तक किसी बच्चे ने रिवाइज नहीं किया था और उसको याद नहीं आ रहा है व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, तो डिमांड शेड्यूल मतलब ये होता है जब हम वेरियस प्राइसेस पे अलग अलग डिमांड लिखते हैं। अब जब हमने इंडिविजुअल डिमांड किया था तो एक ही प्राइस के ऊपर एक कंज्यूमर की अलग अलग डिमांड लिखी थी, लेकिन अब यहाँ पर हम मार्केट डिमांड करने वाले हैं, तो मार्केट डिमांड में एक कंज्यूमर नहीं होगा, कई सारे कंज्यूमर होंगे। ओके, तो लेट्स से प्राइस इज 10 रुपीज, 15 रुपीज एंड 20 रुपीज ऑफ अ कमोडिटी। ओके, ये प्राइस इन रुपीज है। अब मैं बात कर रही हूँ डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए। लेट्स से ये राइस है या कोई ऐसा आर्टिकल है जिसे केजीज में हम लोग वैल्यू कर सकते हैं, केजीज में से मेजर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर 5 केजी की डिमांड करता था, यहाँ पर इसने डिमांड को कम कर देना है। क्यों डिमांड को कम कर देना है? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है एंड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कमोडिटी का डिमांड। ओके, अब यहाँ पर मैं बोलती हूँ इसने 2 कर दिया। यहाँ पर एक दूसरा कंज्यूमर भी है, डिमांड ऑफ कंज्यूमर बी करते हैं हम। डिमांड ऑफ बी अगर मैं देखूं तो लेट्स से बी हैज अ बिगर फैमिली एंड बी यहाँ पर 10 की डिमांड करता था। अभी उसने डिमांड को 8 कर दिया और फिर डिमांड को 5 कर दिया। मैं एक और कंज्यूमर ले लेती हूँ, जरूरी नहीं है आप 3 कंज्यूमर लेंगे, 2 कंज्यूमर के साथ भी मार्केट डिमांड का कॉन्सेप्ट कैन बी मेड। दिस इज व्हाट वी आर मेकिंग tabular presentation of various prices and demand on those prices by different consumer. This itself is called demand schedule. अब मैं डिमांड ऑफ सी भी ले रही हूँ। डिमांड ऑफ सी लेट्स से पहले 20 थी, फिर उसके बाद डिमांड ऑफ सी हो गई 15 और उसके बाद डिमांड ऑफ सी हो गई 10। ओके, अब ये जब मैं वर्टिकली देखूंगी तो ये तीनों ए की, बी की और सी की डिमांड है एट डिफरेंट प्राइजेस। और आप रिलेशनशिप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिमांड फॉल कर रही है, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब मैं जब इसका हॉरिजॉन्टल सबमिशन कर दूंगी
होंगी, तो दिस इट विल बी कॉल्ड मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड का मतलब होता है एक मार्केट सेगमेंट में जितने भी कंज्यूमर है उन सबकी कंबाइंड डिमांड को हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 + 10 30 एंड 5 35 मेरी क्या हो गई यहाँ पे मार्केट डिमांड, जो कि एक्चुअली ए बी एंड सी की कंबाइंड डिमांड है। कितने प्राइस पर? 10 रुपीज के प्राइस पर ये डिमांड है। इसके बाद मेरे पास है 15 + 8 + 3, तो 8 + 3 क्या हो गया? 8 के बाद 9 10 11, 11 + 6 15, सो 11 + 15 26 की हमारी डिमांड हो गई यहाँ पर। उसके बाद मेरे पास है 10 + 5 + 2, तो 17 की डिमांड है। तो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल सबमिशन किया ऑफ ए बी एंड सी की डिमांड का, और उसका रिजल्ट हमें क्या मिला? मार्केट डिमांड। अगर हम मार्केट डिमांड को और प्राइस को कंपेयर करेंगे तो वहां पर भी हमें इनवर्स रिलेशनशिप ही दिखाई देगा। देखिए जब प्राइस 10 था तो डिमांड 35 थी, जब प्राइस इंक्रीज होके 15 हो गया तो डिमांड डिक्रीज होके 26 हो गई, जब प्राइस और इंक्रीज होके 20 पर चला गया तो डिमांड और डिक्रीज होके 17 पर चली गई। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव रिलेशन है वो इंडिविजुअल डिमांड हो या मार्केट डिमांड हो, हर जगह पर स्टैब्लिश रहेगा। अब हम इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? जब भी हम कर्व बनाते हैं, मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं, तो मार्केट डिमांड कर्व काफी फ्लैटर कर्व होता है, और नॉर्मली एक ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जहां पर आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड डेरिवेशन ऑफ मार्केट डिमांड कर्व थ्रू इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड शेड्यूल पूछा जाता है। तो देखो अगर मैं ए का डिमांड कर्व, बी का डिमांड कर्व, सी का डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व सारे के सारे एक ही जगह पर, एक ही डिमांड कर्व पर उसे रिफ्लेक्ट करूं तो देखो कैसा रहेगा। मैं यहां से सबसे पहले अपने टूल्स ले लेती हूँ। ये है मेरी वाई एक्सिस, इसके बाद मैंने बना लिया यहाँ पर एक्स एक्सेस ऑल्सो। तो ये है मेरी वाई एक्सेस। हमेशा वाई एक्सेस पर क्या रहेगा? प्राइस रहेगा, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स एक्सेस पे क्या रहने वाला है? एक्स एक्सेस पे रहेगी क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, अब मैं प्राइस ले रही हूँ 0 5 10 15 एंड 20। ये मेरा प्राइस है, और मैंने यहाँ पर देख लूँ क्या क्या हमारे पास फिगर है। 5 10 20। ओके, मुझे यहाँ पर एक्चुअली जो स्केल ले लेना चाहिए वो 2 का स्केल ले लेना चाहिए, तो मैं यहाँ स्केल ले रही हूँ 2 4 6 8 10। अच्छा, इसे मैं जरा नीचे ले जाती हूँ। फिर है हमारे पास 12, फिर 14, 16, 18, 20, और बहुत बड़ी लाइन करनी पड़ेगी, 35 है। यस, 35 तक मुझे पहुंचना है। ओके, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34। ओहो, स्केल थोड़ा बड़ा ले लेना चाहिए था मुझे। आई शुड हैव टेकन। ओके, अब कोई बात नहीं, कर लिया तो कर लिया। चलो, अब क्या हो गया है यहाँ पर? मैंने फर्स्ट कितना, देखो प्राइस कितना है 10 रुपीज, उसके ऊपर इंडिविजुअल डिमांड अगर ए की डिमांड करो तो 5 kg की डिमांड है। ओके, तो मैंने 10 रुपी प्राइस पे ए की डिमांड है 5 kg, 5 कहीं यहाँ पर होगा, ये रहा ए का। उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज होके 15 पे पहुंच गया तो उसकी डिमांड ड्रॉप होके कहीं यहाँ पहुंच गई 3 रुपीज पे, और जब प्राइस और इंक्रीज हो गया 20 रुपीज पे पहुंच गया तो उसकी डिमांड पहुंच गई यहाँ पर। तो ये इन तीनों डॉट्स को अगर मैं जोड़ लूं तो ये ए का डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व ऑफ ए। ठीक है, अगर अब मैं बी की बात करूं तो 10 रुपीज पे उसकी डिमांड थी 10। ओके,
10 रुपीज पे इसकी डिमांड है 10। फिर उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज होके 15 पे पहुंच गया तो इसकी डिमांड हो गई 8। तो ये रहा 8, इसकी डिमांड है 8। और फिर जब प्राइस और इंक्रीज होके 20 पे पहुंच गया तो उसकी डिमांड हो गई 5। तो 5 यहाँ कहीं पर होगा। ओके, तो ये रहा किसका डिमांड कर्व, ये है डिमांड ऑफ बी, डिमांड कर्व ऑफ बी। अब क्योंकि बी की डिमांड थोड़ी ज्यादा थी, मैंने क्या बोला था, उसकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो बी की डिमांड क्या दिखाई दे रही है आपको, बी का डिमांड का थोड़ा सा राइट में दिखाई दे रहा है, थोड़ा और फ्लैटर दिखाई दे रहा है। आप जरा सी को देखिएगा, सी का और भी फ्लैट दिखाई देगा। तो जब मैं सी की बात करती हूँ तो सी की डिमांड थी 20, 15 एंड 10। ओके, तो 10 रुपीज पे सी की डिमांड थी 20। फिर जब प्राइस इंक्रीज होकर चला गया 15 पर तो सी की डिमांड आ गई है, एंड दैट केस फिर उसके बाद कितना प्राइस हुआ था जरा जाके फिर चेक कर लेते हैं। 15 के प्राइस पर 15 डिमांड थी। ओके, 15 के प्राइस पर 15 डिमांड थी, यहाँ पर पहुंच गए हम लोग। फिर उसके बाद जब प्राइस और इंक्रीज हुआ और प्राइस 20 पे पहुंच गया तो 10 की डिमांड हो गई। चलो, फिर जब प्राइस इंक्रीज होके 20 पे पहुंच गया तो डिमांड जो है वो 10 पर पहुंच गई। अब आप अगर इस कर्व को देखेंगे, ये है डिमांड कर्व ऑफ सी, ये और ज्यादा फ्लैट है। अब हम देखते हैं सबसे बड़ा फ्लैटर कर्व जो है मार्केट डिमांड कर्व। देखिए मार्केट डिमांड में क्योंकि सबकी क्वांटिटीज को हमने ऐड कर दिया है तो मार्केट डिमांड कर्व में ये देखिए 35 की यहाँ पर 10 रुपीज के ऊपर डिमांड है, तो 10 रुपीज के ऊपर मेरे पास 35 यहाँ कहीं आएगा। ओके, फिर उसके बाद जब डिमांड प्राइस हो गया 15 तो 26 की डिमांड होगी। ठीक है, 10 रुपीज के 15 रुपीज के ऊपर कितनी डिमांड है, 26, ये रहा। ओके, और फिर हमारे पास 17 की डिमांड है 20 रुपीज पे, 20 रुपीज पे 17 की डिमांड है यहाँ कहीं पर। तो अब अगर इन तीनों लाइंस को मैं ऐड करूं, मैं मेरी लाइन थोड़ी ठीक नहीं आ रही है तो मैं इन टूल्स का यूज कर लेती हूँ। चलो, ये आ गई मेरी सबसे ज्यादा फ्लैटर डिमांड कर्व। ठीक है, ये काफी फ्लैट है। फ्लैट का मतलब क्या होता है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो विच इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड फ्लैटर कर्व। ओके, सो ये है मार्केट डिमांड कर्व। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, ये मार्केट डिमांड कर्व कैसे हम बनाते हैं। ओके, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारी जगह पर आपसे डायग्राम की उम्मीद करता है बोर्ड कि आप डायग्राम बनाकर बताएंगे, और डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसीलिए आप मेरे साथ साथ बनाएंगे कि तो अच्छा है। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, चाहिए तो थोड़ा सा आप इसको रिवाइंड कर लीजिए और फिर दोबारा से आप मेरे साथ ये कर्व बनाएं। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं बुक पर वापस और देखते हैं और क्या कॉन्सेप्ट दिया। अब हमने देख लिया कि डिमांड कर्व कैसे बनाया जाता है। ये देखिए मैंने क्या क्या टॉपिक आपके साथ कवर कर दिए। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, वो हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, जो एक्चुअली फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड होते हैं। अगर मैं बात करूं, ये डिमांड शेड्यूल, हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल देख लिया और हमने मार्केट डिमांड कर्व देख लिया। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने देख लिया था पिछली क्लास में, इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी देख लिया था, और आज हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल देख लिया, मार्केट डिमांड की प्लॉटिंग भी देख ली। ठीक है, ये कर्व कहाँ है आपकी बुक में, ये रहा। ठीक है, अब मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है। मार्केट डिमांड फंक्शन मतलब वही फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये जो दोनों टॉपिक है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की मैं बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिमांड के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में लिखा है डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पीआर का मतलब है रिलेटेड गुड, इनकी मीनिंग कहाँ लिखी है, ये देखिए यहाँ पर। PX means price of commodity, PR मतलब price of related good, Y means what, Y means income of consumer, and T means taste and preference of the consumer, and E means expectation of future prices। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, दिस इज योर
योर डिमांड फंक्शन, मतलब कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यही हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में। देन मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में क्या है लिखा हुआ है, मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है एम डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई। क्या है ये सब चीजें, ये देखिए पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जो हमने इंडिविजुअल डिमांड में देखा वो तो है ही, और कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी यहाँ पर। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, एंड देन उसके बाद है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, पॉपुलेशन, एंड वाई डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड जी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी कर रखी है? यस, हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी पिछले क्लासेस में कवर कर लिया था। मैंने आपको एक टॉपिक स्किप करके थोड़ा आगे का पढ़ा दिया था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये ऑलरेडी कवर कर रखा है आप लोगों के साथ। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये सारी चीजें हमने कवर करी है। अब यहाँ पर आपकी बुक में थोड़ा डिस्टिंक्शन भी दिया है, बिकॉज आपके 2 मार्क का क्वेश्चन में डिस्टिंक्शन भी पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसके ऊपर आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपसे डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आएगा, आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आप हमेशा डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन जो है वो कॉलमनर फॉर्म में लेंगे और कॉलमनर फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। मतलब कि आप 3 कॉलम बनाएंगे। बहुत सारे टीचर्स ऐसा बोलते हैं बच्चों को कि आपको बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक आपको सजेशन देती हूँ कि आप अगर बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लर्न करेंगे, आपको लर्निंग में भी इजी रहेगा, क्योंकि वो डिफरेंस का पॉइंट याद आते से ही आप क्या कर पाएंगे, आप अपना डिफरेंस बिटवीन का अंदर का जो मटेरियल है, अंदर की जो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसको जल्दी से याद कर पाएंगे। और अगर आपने बेसिस के साथ आंसर लिखा तो आपका आंसर और प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा रहेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो थोड़ा सा 1 या 2 पॉइंट लर्न करने के चक्कर में आप बेसिस के पॉइंट को और कॉलम को इस ओमिट मत करिए, उसे आप करते रहिए। चलिए, तो सबसे पहले लिखा हुआ है मीनिंग। मीनिंग क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस व्हिच आर एक्चुअली कॉम्पिटिटिव इन द नेचर, जो एक दूसरे के साथ compete करते हैं। देखिए, दीज आर द गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, तो है टी एंड कॉफी एंड कोक एंड पेप्सी। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, दीज आर दोज गुड्स व्हिच आर कंज्यूम टुगेदर, जैसे कि जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर का एग्जांपल दिया हुआ है। तो मीनिंग में आपको ये लिखना है। फिर टाइप ऑफ डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड को हम बोलते हैं दे आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर, क्योंकि एक दूसरे के साथ compete करती है इनकी डिमांड, तो कॉम्पिटिटिव वर्ड याद रखिएगा। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड कैसी होती है, जॉइंट डिमांड होती है। अगर हम बात करें रिलेशन विद प्राइस कैसा होता है इनका, डिमांड फॉर वन गुड वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, मतलब कि टी की अगर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ज्वाइंटली डिमांड है, तो डिमांड फॉर वन गुड वेरीज इनडायरेक्टली और इनवर्सली, जिसको हम बोलते हैं विद द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जैसे कि अगर कार महंगी हो गई है तो कार की डिमांड तो कम हो ही जाएगी, साथ ही साथ फ्यूल की डिमांड भी कम हो जाएगी, बिकॉज लोग अब कम कार परचेज करेंगे और इसलिए फ्यूल का कंजम्पशन भी कम होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है, आप इसे यहाँ से अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड हमने ऑलरेडी कर चुका है। अब हम देख रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। हम अपने मेजर नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, विच इज लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से करना है, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, देखो हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, एंड इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। एंड इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉ होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जनरल साइंस की तरह लॉ नहीं होते हैं कि कुछ भी हो जाए ये वाला लॉ जो है दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। यहाँ पर कुछ अजम्पशंस होती है, तो जब भी हम लॉ पढ़ेंगे हमारे पास कुछ चीजें फिक्स रहेंगी। एक तो होगा स्टेटमेंट ऑफ लॉ। स्टेटमेंट ऑफ लॉ जहां पर एक ब्रीफ डिस्कशन होता है कि ये लॉ क्या स्टेट करता है। दूसरा, आपको कोई डायग्राम रहेगा। फिर अजम्पशंस रहेंगे, मतलब कि ये लॉ कब होल्ड गुड करेगा, अगर ये चीजें फॉलो करी गई तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा
होगा, अदरवाइज ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जबकि ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ पाएंगे क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है और उनसे अच्छे से डील करना चाहती हूँ, तो मैं आपको स्टेटमेंट तक पढ़ाकर ही रोक दूंगी और आगे की क्लास में जाकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इसका शेड्यूल क्या है, डायग्राम क्या है। वो रिपीटेशन ही है, जो हमने इंडिविजुअल डिमांड का पढ़ा था उसी का रिपीटेशन है, और अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड, स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस and quantity demanded of a commodity. According to this law, other things being equal, when the price of commodity increases, its demand falls, and when the price falls, the demand increases. Okay, so आपको ये स्टेटमेंट कोशिश करना है ऐसा का ऐसा वर्ड टू वर्ड आप लर्न कर ले, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट ही सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अगर लॉ ऑफ डिमांड आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ गया। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स the inverse relationship between the price and the quantity demanded of a commodity. Inverse relationship word जो है, it's a कीवर्ड, ये आपको जरूर जरूर अपने आंसर में लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स डिमांड फॉल्स, एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स, डिमांड इंक्रीजेस। चलिए देखते हैं। Note that the law of demand indicates only the direction of change and not the magnitude. मतलब ये आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ डायरेक्शन बताया जाता है कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड फॉल करेगी एंड वाइस वर्सा। ये नहीं बताता है कि अगर 10% से प्राइस इंक्रीज कर गया तो डिमांड कितने परसेंट से फॉल करेगी। उसके लिए एक अपने आप में अलग टॉपिक एंड चैप्टर है, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। फर्दर, देयर इज नो प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड एज पर लॉ ऑफ डिमांड। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस बाय 20%, वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे, the demand are not affected change according to Marshall. The amount demanded increases with the fall in price and diminishes with the rise in price. ये कुछ definitions हैं. And according to Bales, the law of demand states that the other things being equal, the quantity demanded per unit of time will be greater, लोअर द प्राइस, स्मॉलर हायर द प्राइस। अभी ये देखिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यहां से आप कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज आपने सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखा, दैट इटसेल्फ इज आल्सो इट। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब कि हम आगे जाके, जैसे मैंने आपको बोला, अजम्पशंस पढ़ने वाले। व्हाट आर दीज अजम्पशंस? ये अजम्पशंस आपको बताएंगी कि अगर हमने ये चीजें फॉलो करी, ये कंडीशंस फॉलो हुई, तो ही लॉ ऑफ डिमांड इज गोइंग टू होल्ड गुड, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट गोइंग टू होल्ड गुड, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, मार्केट डिमांड शेड्यूल को बना करके देखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये देखिए, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ये मैंने आपका नेक्स्ट क्लास के लिए रखा हुआ है कि नेक्स्ट क्लास में हम अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार और यहाँ से हम सिर्फ इसे देख लेंगे। देन कॉजेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमेशा डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप करता है, एंड एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ, तो कहाँ कहाँ ऐसा होगा कि लॉ इज नॉट गोइंग टू होल्ड गुड। ये देखिए, डिमांड कर्व का शेप का अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, मतलब कि डिमांड कर्व का डिमांड जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ से ये चैप्टर पूरा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारी ऐप पर, कृष्णा classes पर MCQ courses are available now for economics, for commercial application and commercial studies। तो आप मेरी ऐप को डाउनलोड करके वहां से वो कोर्सेज काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में परचेज कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को शेयर एंड लाइक नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और यस, याद रखना, कंसिस्टेंसी ऑलवेज पेज ऑफ। तो आपको रहना है कंसिस्टेंट एंड आपको बार बार इन चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, वी विल मीट वंस अगेन, टिल देन बाय।